हेलो दोस्तों, मैं हरीश मिश्रा स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल फाइन आर्ट एजुकेशन पॉइंट में। आज हम मौर्य काल से संबंधित जो प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं या पूछे जा सकते हैं उन प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। पहला प्रश्न हमारा है, मौर्यकालीन कला का समय काल क्या है। तो मौर्यकालीन कला का समय काल जो वैसे हम अक्सर लगभग में पढ़ते हैं तो लगभग 300 ईसा पूर्व। तो उस 300 ईसा पूर्व के हिसाब से भी अगर हम चलेंगे तब भी हमारा आंसर सही हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 323 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व। तो आंसर 20 का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थशास्त्र किसकी रचना है। तो अर्थशास्त्र लिखी थी चाणक्य ने। चाणक्य का नाम कौटिल्य था, तो कौटिल्य चाणक्य को कहते हैं, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा अर्थशास्त्र कौटिल्य की रचना है। मुद्रा राक्षस किसकी है। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त ने लिखी थी। तो मुद्रा राक्षस के जो रचनाकार हैं वो विशाख दत्त हैं, बी सही हो जाएगा। इंडिका किसकी रचना है। तो इंडिका मेगास्थनीज ने लिखी थी, तो राइट आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज। मौर्यकालीन राज तक्षक कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। मौर्य काल में दो तरह से शिल्प मिलते हैं, एक राज तक्षक शिल्प और एक लोक कला से संबंधित। तो राज तक्षक शिल्प का मतलब होता है जो राजाओं के द्वारा निर्मित किए गए थे। तो मौर्य काल में राजाओं के द्वारा महल बनाए गए थे, स्तंभ बनाए गए थे, गुफा बनाई गई थी, लेकिन उनमें से जो सबसे सबसे श्रेष्ठ माना गया है वो माना गया है स्तंभ। मौर्यकालीन राज तक्षक कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण जो है वो है स्तंभ। तो राइट आंसर हो जाएगा स्तंभ। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद महल, यानी चंद्रगुप्त मौर्य के जो महल बने थे वो उन्हें किस सामग्री का प्रयोग किया गया था। यानी चंद्रगुप्त मौर्य के जो राजप्रसाद या महल थे वो किस सामग्री से बने थे। तो वो लकड़ी के बने हुए थे, इसीलिए पटना के कुम्भरहार और बुलंदी बाग से हमें जो मौर्यकालीन राजप्रसाद यानी महलों के अवशेष मिले थे वो बहुत ज़्यादा उसमें अवशेष नहीं मिले। क्यों? क्योंकि लकड़ी होने की वजह से वो अवशेष उसके ज़्यादातर गल गए थे। उसमें जो मेटल की चीज़ें रही होंगी केवल उत्खनन में हमें वही चीज़ें प्राप्त हुई हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य के जो राजमहल थे वो काष्ठ या लकड़ी के बने हुए थे। चंद्रगुप्त मौर्य के महल के अवशेष पटना में कहाँ से प्राप्त हुए। पटना, क्योंकि पाटलिपुत्र उनकी राजधानी थी और पाटलिपुत्र जो है वो पटना, वर्तमान का पटना का जो क्षेत्र है आसपास का, वही पाटलिपुत्र था पहले। तो इसीलिए वहीं पर महल बनाए थे। तो आज वर्तमान में हमें पटना में देखने को मिलते हैं, और पटना में दो जगह है, कुम्भरहार और बुलंदी बाग, दोनों जगह हमें चंद्रगुप्त मौर्य के राजमहल के अवशेष मिले हैं। 1914 से 1915 में चंद्रगुप्त मौर्य के राजमहल का उत्खनन कार्य किसने कराया। तो 1914 से 1915 के बीच चंद्रगुप्त मौर्य के राजमहल का उत्खनन कार्य कराया था स्पूनर महोदय ने। तो राइट आंसर हो जाएगा स्पूनर महोदय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मौर्यकालीन प्रसिद्ध वास्तुकार था। तो मौर्य काल का प्रसिद्ध वास्तुकार जिसका नाम उल्लेखित हुआ है वो महागोविंद था। तो राइट आंसर हो जाएगा महागोविंद। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम समय कहाँ बिताए थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने अंतिम समय में जैन धर्म की दीक्षा ले ली थी और अपना अंतिम समय श्रवणबेल गोला में बिताया था। तो राइट आंसर हो जाएगा श्रवणबेल गोला। वहीं पर गोमतेश्वर बाहुबली की मूर्ति बनाई गई है। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिनों में भद्रबाहु से किस धर्म की दीक्षा ग्रहण की थी। सेम प्रश्न रिपीट हो गया यहाँ पर। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिनों में भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी। यहाँ पर ध्यान रखना, कन्फ्यूज़न क्या होता है कि सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी, हमें खूब याद है कि कलिंग युद्ध के बाद हृदय परिवर्तन हो गया था तो बौद्ध धर्म को अपना लिए थे। लेकिन ये ध्यान रखना कि जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं वो बौद्ध धर्म संबंधित नहीं है, वो जैन धर्म से संबंधित है। अंतिम में उन्होंने जैन धर्म की दीक्षा ली थी। तो राइट आंसर, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पूछे तो जैन धर्म की दीक्षा ली थी, और अशोक के बारे में पूछे तो बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीनी यात्री ने अशोक द्वारा बनाए गए कितने स्तंभों का उल्लेख किया है। तो चीनी यात्री जो हेन सांग था उसने जो अपनी किताब में उल्लेख किया है तो उसने 15 स्तंभों का उल्लेख किया है कि मौर्य काल में उसने 15 स्तंभ का उल्लेख उसने किया है। मेगास्थनीज किसके शासन काल में भारत आया था। तो मेगास्थनीज की बात करेंगे तो मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था। तो राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य।
चंद्रगुप्त मौर्य और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य में लोगों को कन्फ्यूज़न होता होगा, तो आप ध्यान रखें, चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के हैं, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य गुप्त वंश के शासक हैं। दोनों अपने अपने में महान रहे हैं, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य जो हैं इनके शासनकाल में मेगस्थनीज आया था, और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में कौन आया था? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में हम देखेंगे तो फाह्यान जो है वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में आएगा। अशोककालीन स्तंभ किस पत्थर से बनाए गए हैं? अशोककालीन स्तंभ, क्योंकि अशोक का जो पूरा काम होता था वो पटना के आसपास में था, और वहाँ जो पत्थर जाता था वो चुनार की खदान से जाता था, इसलिए चुनार बलुआ पत्थर होगा। राइट आंसर हो जाएगा 4, चुनार बलुआ पत्थर। मगध राज की नींव किसने डाली थी? तो मगध राज की जो नींव है, यहाँ बिंदुसार और बिंबिसार में कन्फ्यूज़न होता है, तो ध्यान रखना ये जो राइट आंसर है वो बिंबिसार है, बिंदुसार नहीं। राइट आंसर मगध राज की नींव बिंबिसार ने रखी थी। चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र व अशोक के पिता थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र व अशोक के पिता जो थे वो बिंदुसार थे। राइट आंसर हो जाएगा बिंदुसार। इसीलिए कह रहे बिंदुसार और बिंबिसार में कंफ्यूज मत होना। बिंबिसार मगध वंश के संस्थापक हैं या मगध राज की नींव रखने वाले हैं, और बिंदुसार जो हैं वो चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र हैं। मूर्तियों पर विशिष्ट ओपदार पॉलिश किस काल की विशेषता थी? तो मूर्तियों पर विशिष्ट ओपदार पॉलिश जो है ये मौर्य काल की विशेषता है। काष्ठ के साथ ही पत्थर और ईंटों का अधिकाधिक प्रयोग हमें किस काल में देखने को मिलता है? तो काष्ठ के साथ पत्थर और ईंटों का अधिकाधिक प्रयोग हमें मौर्य काल में देखने को मिलता है। भारतीय वास्तुकला में सर्वप्रथम मेहराब युक्त अलंकृत द्वार कहाँ से प्राप्त हुए? तो सर्वप्रथम मेहराब युक्त अलंकृत द्वार पूछे तो लोमस ऋषि की गुफा में प्राप्त होते हैं, जो कि बिहार में स्थित है। गंगा के किनारे मौर्यों द्वारा निर्मित विशाल लकड़ी का किला कहाँ स्थित है? तो मौर्यों द्वारा विशाल लकड़ी का किला, वही राजमहल की बात हो रही है, तो बिहार में स्थित है। पहाड़ के चट्टान को काटकर गुफा बनाने की परंपरा किसने शुरू की थी? तो पहाड़ को काट कर गुफा बनाने की जो परंपरा है वो अशोक ने शुरू की थी। और अगर वैसे हम बात करें तो चित्रकला में भी बात करेंगे तो जोगीमारा गुफा जो है वो अशोक के ही समकालीन मानी जाती है। अजंता व बराबर पहाड़ी पर कुल कितनी गुफाओं की नक्काशी हुई है? तो बराबर व नागार्जुनी पहाड़ी में कुल कितनी गुफाओं की नक्काशी हुई है? तो बराबर में 4 और नागार्जुनी में 3 हैं। तो इस प्रकार 4 और 3 मिलाकर के कुल 7 गुफाएं हमें वहां देखने को मिलती हैं। आगे चलेंगे। नागार्जुनी पहाड़ी पर कितनी गुफाएं अशोक के पौत्र दशरथ द्वारा बनाई गई थी? तो नागार्जुनी पहाड़ी पर जो 3 गुफाएं बनी हैं वो पूरी की पूरी दशरथ के द्वारा बनाई गई हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा दशरथ। अशोक ने कौन सी बौद्ध संगति का आयोजन कराया था? तो देखो, अशोक ने तीसरी बौद्ध संगति का आयोजन कराया था। तो अशोक जब हम लिखते हैं तो ध्यान देना कि पहले 3 बनाते हैं, 3 बना करके उसको अ बनाया जा सकता है ना, फिर अशोक लिख सकते हैं। तो ये ट्रिक से ऐसे भी अगर कन्फ्यूज़न हो तो आप ध्यान रख सकते हो कि 3 बनाना है और उसी 3 से अशोक लिख दिया जाता है। तो तीसरी बौद्ध संगति अशोक के काल में हुई थी। तो ध्यान रखना 3 से अशोक बनेगा, 3 से अशोक लिख पाएंगे, इसलिए तीसरी बौद्ध संगति जो है वो अशोक के शासनकाल में हुई थी। अशोक ने तीसरी बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ पर कराया था? तो तीसरी बौद्ध संगति का जो आयोजन है वो पाटलिपुत्र में कराया गया था, यानी वर्तमान का पटना के आसपास का क्षेत्र। तो पाटलिपुत्र में तीसरी बौद्ध संगति आयोजित हुई थी। सम्राट अशोक ने किस राज्य में चढ़ाई के बाद बौद्ध बन गए थे? तो कलिंग विजय के बाद बौद्ध बने थे, और कलिंग का जो अन्य नाम है वो है उत्कल प्रदेश। तो राइट आंसर यहाँ हो जाएगा उत्कल प्रदेश। संसार की सबसे प्राचीन लिपि है, तो हम यहाँ पर देखेंगे संसार की जो सबसे प्राचीन लिपि है वो है ब्राह्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम्राट अशोक की राजधानी थी? सम्राट अशोक की जो राजधानी है वो पाटलिपुत्र थी। मौर्यकालीन शिलालेख को पढ़ने में सर्वप्रथम किसने सफलता हासिल की थी? तो सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने मौर्यकालीन स्तंभों को यानी ब्राह्मी लिपि को पढ़ा था। तो राइट आंसर जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप ने अशोककालीन शिलालेख को पढ़ने में कब सफलता हासिल की थी?
तो इसमें हम देखेंगे कि जेम्स प्रिंसेप ने अशोककालीन स्तंभ को पढ़ने में 1837 में सफलता हासिल की थी। यानी पहली बार 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने मौर्यकालीन स्तंभों को पढ़ा था। तो राइट आंसर 1837 हो जाएगा। बराबर व नागार्जुनी पहाड़ी कहाँ स्थित है? बराबर व नागार्जुनी पहाड़ी जो हैं ये हमें बिहार के जहानाबाद में देखने को मिलती हैं। राइट आंसर हो जाएगा जहानाबाद में, गया के जहानाबाद में, बिहार गया जहानाबाद। बिहार में स्थित बराबर की गुफाएं किस धर्म से संबंधित हैं? तो बिहार में स्थित जो बराबर की गुफाएं हैं, बराबर और नागार्जुनी, ये पहाड़ी आजीवक संप्रदाय को दान देने के लिए बनाई गई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा आजीवक संप्रदाय। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक माने जाते थे। आजीवक संप्रदाय के जो संस्थापक हैं वो मक्खली गोशाल माने जाते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा मक्खली गोशाल। अशोक के अधिकांशतः शिलालेख किस भाषा में लिखे गए हैं? अशोक के अधिकांशतः जो शिलालेख हैं वो प्राकृत भाषा में लिखे गए। ध्यान रखना, भाषा और लिपि में अंतर है। भाषा प्राकृत होगी मौर्य काल में और जो लिपि होगी वो ब्राह्मी होगी। तो प्राकृत भाषा में इनके लिखे गए हैं। अशोककालीन स्तंभ गुहा लेख किस लिपि में लिखे गए? अब लिपि पूछ रहा है, इसके पहले भाषा पूछा था तो भाषा प्राकृत हुई, अब लिपि पूछ रहा है। इन क्वेश्चन को पहले अच्छे से पढ़ना ध्यान से, उसके बाद ही आंसर करना है। गुहा लेख में तो यहाँ पर लिपि की बात कर रहा है तो लिपि ब्राह्मी हो जाएगी। अशोककालीन स्तंभ के विषय में कौन सा तथ्य गलत है? तो पहला इसमें एकाश पत्थर से निर्मित है, बिल्कुल सही। स्तंभ की ऊंचाई 40-50 फुट, बिल्कुल सही। 50 टन तक इसका वजन, बिल्कुल सही। चित्तीदार खुरदरी सतह, ये गलत है। वो एकदम फ्रेश, चिकने, चमकदार, सपाट है, उसमें चमकदार रोप भी है। तो राइट आंसर ये हो जाएगा कि चित्तीदार खुरदरी सतह, ये तथ्य गलत है, बाकी तीनों सही हैं। मौर्यकालीन स्तंभों पर कहाँ का प्रभाव दिखाई देता है? तो मौर्यकालीन स्तंभों पर ईरान का प्रभाव दिखाई देता है। हमें ध्यान रखना है कि ईरान का प्रभाव दिखाई देता है। अब ईरान और इराक में ना कंफ्यूज होना, यहाँ पर भी ध्यान रखना। तो ईरान कौन सा? मुगलों वाला, वो ईरान ध्यान रखना, वहाँ का प्रभाव दिखाई देता है। मौर्यकालीन स्तंभों के शीर्ष पर हमें किसकी आकृतियाँ देखने को मिलती है? तो मौर्यकालीन स्तंभों के शीर्ष पर हमें पशुओं की आकृति देखने को मिलती है। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा किससे ग्रहण की थी? तो सम्राट अशोक ने जो बौद्ध धर्म की दीक्षा है वो उपगुप्त से ग्रहण की थी। राइट आंसर हो जाएगा उपगुप्त। अशोककालीन नेपाल में लुम्बिनी वन में रुम्मनदेह स्तंभ के शीर्ष पर किस पशु की आकृति है? तो लुम्बिनी वन की बात आएगी तो वहाँ पर अश्व की आकृति है। ये रेयर क्वेश्चन देखने को मिलता है, जल्दी किताबों में नहीं मिलता है, इसलिए ये प्रश्न भी हमें ध्यान रखना कि नेपाल की बात करें रुम्मनदेह की तो उसमें था, अब नहीं है, अब तो वहाँ से हट गया है। लेकिन वहाँ पर किसकी आकृति थी? तो वहाँ पर एक अश्व की आकृति थी, यानी घोड़ा। ऐसे पूछ सकता है कि अशोककालीन स्तंभ के शीर्ष पर घोड़े की आकृति कहाँ से मिली है? तो ध्यान रखना। अशोककालीन संकीसा शीर्ष पर किस पशु को दर्शाया गया? तो संकीसा में हाथी है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर गज। अशोककालीन वैशाली स्तंभ के शीर्ष पर किस पशु की आकृति है? अशोककालीन वैशाली स्तंभ के शीर्ष पर हम देखेंगे तो सिंह की ही आकृति है। राइट आंसर है सिंह। रामपुरवा का बुल कैपिटल कहाँ संग्रहित है? रामपुरवा का जो बुल कैपिटल है वो राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में रखा हुआ है। तो राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली, रामपुरवा का बुल कैपिटल। अब रामपुरवा में बुल कैपिटल भी और लायन कैपिटल भी है, एक में बैल है एक में सिंह है। तो रामपुरवा का लायन कैपिटल कहाँ स्थित है? तो रामपुरवा का जो लायन कैपिटल है वो भारतीय संग्रहालय कलकत्ता में रखा हुआ है। अशोक के लौरियानंदगढ़ पिलर की ऊंचाई कितनी है? तो अशोक के लौरियानंदगढ़ पिलर की जो ऊंचाई है वो 9.7 मीटर है। राइट आंसर हो जाएगा 9.7 मीटर। फिर अगला है अशोक ने किस पिलर में उड़ते हुए हंस की आकृति है? तो उड़ते हुए हंस की आकृति एकदम शीर्ष पर नहीं है, ये ध्यान रखना। पिलर में जहाँ लिपि लिखी गई है वहाँ पर उड़ता हुआ हंस बनाया गया है। तो उड़ते हुए हंस की जब बात आएगी तो हम लिखेंगे लौरियानंदगढ़ पिलर में उड़ते हुए हंस की आकृति है।
लौरियानंदगढ़ बिहार के किस राज्य में है? तो लौरियानंदगढ़ बिहार के चंपारण में है। राइट आंसर चंपारण। अशोककालीन कौशाम्बी पिलर किसके प्रयास से प्रयाग दुर्ग में लाया गया था? कौशाम्बी का जो अशोक का स्तंभ था वो बाद में अकबर के शासनकाल में कौशाम्बी से ला करके प्रयागराज में जो अशोक ने किला बनवाया था यमुना नदी के किनारे, उस किले के भीतर रखा गया था। तो अकबर के समय में। राइट आंसर अकबर हो जाएगा। धौली का हाथी कहाँ से प्राप्त हुआ है? धौली का हाथी जो है वो उड़ीसा से प्राप्त हुआ है। अशोक के पौत्र ने किस गुफा का निर्माण कराया था? तो अशोक के जो पौत्र है उन्होंने गोपिका गुफा का निर्माण कराया था, लोमस ऋषि का नहीं। ध्यान रखना, कुछ जगह लोमस ऋषि को दिया हुआ था लेकिन लोमस ऋषि नहीं होगा, क्योंकि लोमस ऋषि विवादित गुफा है। कुछ लोगों का कहना है अशोक के काल में बनी, कुछ लोगों का कहना है दशरथ के काल में बनी, लेकिन मुख्य रूप से ये अशोक के काल की ही मानी जाती है। जब भी आएगा तो लोमस ऋषि अशोक के काल की लगानी है, इसलिए लोमस ऋषि ना होकर के गोपिका गुफा 100% इसका राइट आंसर है। अशोक के पौत्र दशरथ ने बनाई थी। तो हमारी ये वीडियो की सीरीज़ यहीं पर ख़त्म हुई। उम्मीद करते हैं आप अपनी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। मिलेंगे नए वीडियो में नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।